Hello everyone, welcome back to BioVision Academy. Today we are discuss about microbiology and immunology. ये आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का पेपर मेजर थर्ड जो आपका पेपर रहेगा उसके फर्स्ट यूनिट का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसका लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप देखते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो हमको डिसीज भी कॉज करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फ्रेंड भी होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम है योगेश्वरी राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। जैसा हमने यहाँ पर देखा था, इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस। ओके, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे हम अलग अलग चीजों की इसके अंदर स्टडी करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। जैसे आप देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ वायरस। जहां पर भी हम वायरस की अगर स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं फंगी की, स्टडी ऑफ फंगी। ओके, फिर हम देखेंगे पैरासाइटोलॉजी। इसके अंदर हम जो पैरासाइट्स होते हैं उसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे कि मलेरिया फैलाता है मॉस्किटो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स की हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एल्गी की, स्टडी ऑफ एल्गी। ओके, फिर हम यहाँ पर देखेंगे माइक्रोबियल जेनेटिक्स। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि अगर हमारे डीएनए के अंदर कोई भी यहाँ पर चेंजेस आता है, ओके, चेंजेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी अगर वहां पर वेरिएशन आते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण अगर कोई चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं जेनेटिक, माइक्रोबियल जेनेटिक के अंदर। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आप देखेंगे कि ये इसके एप्लीकेशन एक तो इंडस्ट्रियल फील्ड में है, कि हम देखेंगे कि इसमें इंडस्ट्री में जैसे बनाई जाती है वाइन, बियर, अल्कोहल, और उसके साथ में बहुत सारे प्रोटीन्स भी बनाए जाते हैं, विटामिन बनाए जाते हैं, एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें बनती है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में भी, और इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में भी इसके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे आप बहुत सारे फूड के अंदर देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कर्ड के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस। ओके, और आगे हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री में भी इसके यूज है। इसके अलावा मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज है। जैसे आप देखेंगे वैक्सीन के फॉर्मेशन में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एप्लीकेशन होते हैं, यूज आते हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर में भी इसके यूज है। नेक्स्ट
इन्वायरमेंटल में भी इसको भी यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल को बेस्ट बनाने के लिए। फिर आपको बताया मैंने फूड इंडस्ट्री में इसके अलावा होता है एनर्जी के प्रोडक्शन में, कि अगर एनर्जी ऊर्जा का अगर उत्पादन करना है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फिर हम देखेंगे साइंटिफिक रिसर्च में बहुत सारे ऐसे रिसर्च होते हैं जो हमारे साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही कर पाते हैं, जैसे इकोलाई, ईस्ट, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे बेनिफिशियल हैं। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे फूड में क्या क्या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रेड होती है, ब्रेड, बियर, वाइन, आपने देखा है कि ब्रेड में छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं। आपने देखा होगा कि इडली का डो जो होता है ना, तो उसके अंदर भी वहां पर आपको दिखते हैं कि वो थोड़ा जो है फूल जाता है और उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं। तो उसके अंदर एक ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके, तो ये ईस्ट होती है यहाँ पर, तो उसी के प्रोडक्शन के कारण ही उसी का फर्मेंटेशन होता है और उसी के कारण ये सारे फूड आपको मिल पाते हैं। ओके, फिर आप देखेंगे कर्ड में, चीज में बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लैक्टोबैसिलस। ओके, फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो विनेगर होता है, विनेगर के प्रोडक्शन में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है जिसका नाम होता है एसेटोबैक्टर। ओके, विनेगर के प्रोडक्शन के लिए एसेटोबैक्टर नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। फिर हम देखेंगे कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड का भी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखेंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप देखेंगे कि जैसे लेमन में भी प्रेजेंट होता है, जो वो टेस्ट को थोड़ा सा खट्टा बना देता है। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है जिसका नाम होता है एस्परजिलस नाइगर। फिर आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, सेल्यूलेज, इन सभी एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आप देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा हाथ होता है। ओके, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक होती है वो हमको बहुत सारे डिसीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोई भी अगर एंटीजन है, मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी अगर होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वो डिसीज कॉज करता है। उसी से प्रोटेक्शन के लिए हम लेते हैं एंटीबायोटिक। तो उन्हीं एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, वही उसका प्रोडक्शन करवाते हैं। तो जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक ईस्ट होता है, ये इससे बनाई जाती है। जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन बनी थी। और उसके बाद में आप देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसकी हेल्प से बनाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा यहाँ पर बना जाता है टेट्रासाइक्लिन, और इरिथ्रोसाइक्लिन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। आगे हम देखेंगे कि मेडिसिन में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन में कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम देखेंगे वैक्सीन के प्रोडक्शन में। वैक्सीन जो होता है, आपने देखा होगा कि बचपन से बहुत सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं, तो वो वैक्सीन इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो जो
कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो डिसीज कॉज करता है तो उसी को हम इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं वैक्सीन के फॉर्म में, ताकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबायोटिक बना लेती है। और फ्यूचर में कभी भी ये वाला अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक बन चुके होते हैं, जो हमको डिसीज कॉज नहीं होने देता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक वैक्सीन है बीसीजी। बीसीजी होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी नहीं होने देता है। ओके, तो टीबी के लिए एक वैक्सीन होता है जिसका नाम होता है बीसीजी। नेक्स्ट हम देखेंगे हेपेटाइटिस वैक्सीन, ये होता है हेपेटाइटिस बी के लिए ये वैक्सीन लगाया जाता है। आगे आप देखेंगे जीन थेरेपी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेडिसिन में आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन अगर जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो उनको उतना ज्यादा इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो वो क्या करते हैं कि जो मेडिसिन के थ्रू इंसुलिन लेते हैं। तो उस मेडिसिन में हम यहाँ पर इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे करवा सकते हैं, तो हम उसका केवल वहां पर एक जीन लेते हैं और जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के अंदर हम उस इंसुलिन के जीन को यहाँ पर इंसर्ट करवा देते हैं। ये है इंसुलिन का जीन। ओके, और ये है प्लाज्मिड। जब आप एक प्लाज्मिड के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट करके यहाँ पर इंसुलिन का जीन ट्रांसफर कर देते हैं तो ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे आप बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल लाइक ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर भी इसके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसके यहाँ पर क्लोनिंग के लिए आप किसका यूज करते हैं, होस्ट सेल के रूप में ई कोलाई बैक्टीरिया का। जैसे ही आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करवा देते हैं तो ये अपने अंदर यहाँ पर क्लोनिंग करता है, रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे नंबर यहाँ पर इंक्रीज करता है, और फिर फाइनली आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारा इंसुलिन यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो आप देखेंगे बायो फर्टिलाइजर के रूप में। तो फर्स्ट होता है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम जो होता है ये आप देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट में ये अटैच होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखेंगे, बात करेंगे बैसिलस थुरिनजेंसिस, बीटी कॉटन। आपने देखा होगा कि जो कॉटन का जो प्लांट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरासाइट्स वहां पर लग जाते हैं जो वो उस प्लांट को खराब कर देते हैं। तो उस क्रॉप को, उस प्लांट को वहां पर हमको बचाना रहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जो एक टॉक्सिक का वर्क करता है, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहां पर ग्रोथ नहीं होने देता है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्रॉप को भी बचा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे आप देखेंगे इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। तो आप देखेंगे बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो जिसका अपघटन हो जाता है। ओके, अगर आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल मतलब बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं जिसको वहां पर उसको खत्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर स्यूडोमोनास और बैसिलस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सॉइल के अंदर और कोई भी अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उन सभी को वहां पर डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आगे आप देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट।
मतलब सीवेज का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि जो नदी नाले होते हैं उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसको भी वहां पर क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। उसकी हेल्प से हम वाटर को प्योर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिथेनोजेंस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम होता है मिथेनोबैक्टीरियम। ओके, तो ये जो होते हैं ये एक मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसका यूज, जो मिथेनोजेंस होते हैं, इसका यूज हम बायोगैस में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि बायोगैस ट्रीटमेंट एक प्लांट होता है, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, मीथेन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज आप किचन में भी कर सकते हैं। ओके, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं ये मिथेनोजेंस, CH4 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, साइंटिफिक रिसर्च में क्या क्या एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी अगर रिसर्च करना है साइंटिस्ट को, तो हम यहाँ पर ई कोलाई और ईस्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जब इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पर होस्ट सेल के रूप में आपने ई कोलाई को ही लिया था। तो वहां पर जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल रहते हैं, जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आगे के लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।